ऑलराइट, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के यूजेस देख रहे थे। उसमें हमने पहले दो यूजेस देखे। फर्स्ट टू यूजेस वेयर टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। पहला था बाय इंडिविजुअल सेल मेथड, जिसमें आप इंडिविजुअली एक सेल को सर्किट में रखते हो, एक को रिमूव करते हो। सेकेंड वाज कॉम्बिनेशन मेथड, जिसको आप सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हो। तो इन दैट मेथड वी सॉ कि हमारे पास जो दो सेल्स थे उसका कॉम्बिनेशन, पहला सेल और दूसरा सेल, सेकेंड सेल इज असिस्टिंग द फर्स्ट वन, तो E1 प्लस E2 आता है इक्वेशन में, और सेकेंड सेल इज अपोजिंग द फर्स्ट वन, तो E1 माइनस E2 आता है। तो बाय सम एंड डिफरेंस मेथड हम लोगों ने we have find out what was the unknown EMF, how to find out unknown EMF of a cell। दो में से एक सेल का EMF known होना चाहिए और एक unknown है तो फाइंड कर सकते हो। Now let's move to next topic, which is to find out internal resistance of a cell। For an example, आप आपके घर में जो भी रिमोट कंट्रोल्स यूज करते हो, चाहे वो एसी का रिमोट कंट्रोल हो, चाहे वो टीवी का हो, या फिर किसी और चीज का हो, उसमें आप सेल यूज करते हो। अब सेल का, एज यू ऑलरेडी नो, कि सेल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, और उसका खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो सेल जिस मटेरियल से बना है उसका रेजिस्टेंस होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है। वी कैन नॉट गो इनसाइड, वी कैन नॉट पुट अ डिवाइस इनसाइड टू मेजर रेजिस्टेंस। तो हमको इनडायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो पोटेंशियोमीटर का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन, पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं होगा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, ये हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है विच स्टार्ट्स एट पॉइंट ए एंड एंड्स एट पॉइंट बी। तो ये ए से बी इतना आपके पास ये पोटेंशियोमीटर वायर है, एंड ऑब्वियसली यू नो दैट पोटेंशियोमीटर वायर इज अराउंड 2 to 10 मीटर लॉन्ग, राइट। फिर पोटेंशियोमीटर वायर को हम एक एक्सटर्नल बैटरी ई से कनेक्ट करते हैं वाया की के, और नीचे एक रियोस्टेट है RH। तो तीनों ही केसेस में, मतलब हमने जो पहले दो एप्लीकेशंस देखे और अब जो तीसरा देखने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर है, मतलब नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहने वाला है बेसिकली। देन टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, व्हाट वी विल डू इज, हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, वी विल बी पुटिंग अप, यहाँ पे ऊपर हम लोग यूज करने वाले हैं समथिंग लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, हमको जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो सेल हम पैरेलल में लगा लेंगे विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और देन वन टर्मिनल ऑफ ईच विल बी कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर आएगा G। तो तीनों ही केसेस में हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया है, यस। तो यहाँ पे हम, हियर वी विल बी कनेक्टिंग external resistance via a key, let us say K1। और नीचे हमारे पास एक सेल है E, जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो यू हैव a resistance, variable resistance R, you have a key K1, you have a cell here E, positive, negative, you have this as small r, and small r is internal resistance of the cell। और मैंने आपको बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोट करने के लिए सेल और वो स्मॉल r को आप एक रेक्टेंगुलर डॉटेड ब्रैकेट में डाल देते हो। दिस इज व्हाट यू नॉर्मली डू, राइट। दिस इज व्हाट नॉर्मली इज टू बी डन, ऐसा आप करते हो। अब यहां से इतना स्ट्रक्चर आपको समझने के बाद अब हमको इस सिस्टम को, इस डिवाइस को ऑपरेट करना है अगेन इन 2 केसेस। तो केस नंबर 1 में क्या किया जाता है वो समझ लो। तो व्हाट वी डू, आई मीन केस 1 आई एम सेइंग कि ये 2 स्टेप में हमको करना है। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं
इनिशियली हम ये जो की है K1 इसको ओपन कर देते हैं, मतलब ये जो वेरिएबल रजिस्टर है R ये सर्किट में नहीं है, बिकॉज की K1 ओपन करना मतलब सर्किट को ब्रेक करना, मतलब रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस R को सर्किट से बाहर निकालना। और याद रखना यहाँ पे लेट मी कॉल दिस एज E1, ये जो सेल है E1 इसका EMF हमेशा एक्सटर्नल बैटरी से कम रहने वाला है। तो एक्सटर्नल बैटरी का EMF E is always greater than E1, you should know this, right? अब एक बार आपने की K1 को ओपन किया, फिर यहाँ पे आपके पास एक जॉकी है, पॉइंटर है, फिर आप पोटेंशियोमीटर वायर AB पे इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे स्लाइड करोगे, अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे, और फाइनली आपको एक पॉइंट मिल जाएगा P फॉर विच देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। सो देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब आपको नल पॉइंट मिल गया, राइट? नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो सेल है E1, देखो ये चीज याद रखना, मैं जब सेल बोलूंगा मतलब मैं E1 की बात कर रहा हूं, जब मैं बैटरी बोलूंगा तो मैं एक्सटर्नल EMF सोर्स की बात कर रहा हूं, कैपिटल E की बात कर रहा हूं। ओके, तो जैसे ही आपको नल पॉइंट मिला मतलब वहां पे देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब सेल E1 का एनर्जी यूज नहीं हो रहा है टू सर्कुलेट करंट, मतलब A और P इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस ये पूरा का पूरा EMF ऑफ सेल E1 शुड अपीयर, मतलब अगर मैं वहां पे डिजिटल मल्टीमीटर लगा के अगर मैं EMF मेजर करता हूं तो जितना इस सेल का EMF होगा वो पूरा का पूरा इस दो पॉइंट्स के अक्रॉस अपीयर होगा। सो लेट मी कॉल दिस एज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे K1 की ओपन था, मतलब R is not in the circuit, it is not in the circuit, okay, and then obviously आपने एक नल पॉइंट ढूंढा था, तो ये जो नल पॉइंट P पॉइंट मिला था, तो लेंथ ऑफ वायर बिटवीन AP, इसको मैं मान लूंगा कि लेंथ ऑफ वायर AP is L1। so by principle of potentiometer, since there is no current through cell E1, therefore total potential across AP will be equal to EMF of cell E1, so E1 is proportional to L1। इक्वेशन नंबर 1, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ही है, आपको पता ही है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसी को हमने लिखा था दूसरे तरीके से, इफ यू वांट आई कैन स्टिल राइट इट डाउन, हम बोलेंगे I into RAP, ये हमने ऑलरेडी किया है, दिस इज I सिग्मा, है ना, RAP, रेजिस्टेंस ऑफ AP is resistance per unit length into length of wire AP, तो वही मैंने लिखा था E1 is proportional to L1, तो डायरेक्टली लिखो तो भी चलेगा, it's okay if you write down directly, you can just say by principle of potentiometer E1 is proportional to L1, that is fine, it's okay, okay, right? Then ये हो गया केस 1 हमारा खत्म। अब केस 2 में what we will be doing is, हम की जो है K1 उसको हम लोग क्लोज करने वाले हैं, तो इसको हम लोग क्लोज रखने वाले हैं, सो वी विल बी कीपिंग दिस एज क्लोज्ड, राइट? तो इसको हम लोग क्लोज करने वाले हैं, तो मोमेंट यू क्लोज इट, तो वेरिएबल रजिस्टर R इज इन द सर्किट नाउ, तो वेरिएबल रजिस्टर R इज इन द सर्किट, ओके, तो जो वेरिएबल रजिस्टर R है ये सर्किट में है, राइट? तो अब क्या होगा, ये सर्किट में आने की वजह से अब वापस से आप क्या करोगे, ये जो गैल्वेनोमीटर से जो पॉइंटर आ रहा है उसको अलग अलग पॉइंट पे टच करके वापस से एक नल पॉइंट ढूंढोगे, सच दैट देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो अब गैल्वेनोमीटर में करंट तो नहीं है, दैट इज ओके, और मैं ये लेंथ ऑफ AP डैश को मान लूंगा L2, राइट? लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, इवन दो देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, जस्ट अ मिनट, लेट मी शिफ्ट दिस, ओके, इवन दो देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से भले ही करंट पास नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही लेक्चर में मैंने एक लूप नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, हमने वो था एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज अ लूप। तो जैसे ही आपने ये K1 की को क्लोज किया था,
तो यहाँ पे इंटरनली एक करंट सर्कुलेट होना चालू हो गया, क्योंकि ये एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अब जो सेल E1 है उसका एनर्जी यूज होगा टू सर्कुलेट अ करंट, लेट अस से I1. So there will be current I1, okay, through this loop, okay, and I will just follow the notation of the books. तो बुक में इस करंट को I बोला है तो मैं I मानूंगा। मैं यहाँ से इसको एक्सटर्नल सर्किट में करंट I है उसको हटा दूंगा, जो बुक्स के नोटेशन है मैं उसको ही स्ट्रिक्टली यूज करने वाला हूँ। तो आई विल जस्ट फॉलो द नोटेशंस ऑफ द बुक, डजंट मैटर। आप उसको I1 बोलो तो भी चलेगा, आप उसको I बोलो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ बाहर तो करंट रहने ही वाला है, हमेशा रहने वाला है, ओके। सो एनीवेज डजंट मैटर। सो हियर यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव सम करंट विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे करंट होने ही वाला है, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ गैल्वेनोमीटर से करंट होगा कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द अपर पार्ट, मतलब हियर, ओके। सो नाउ जैसे ही मैंने K1 की को क्लोज किया, मैंने वापस से एक नल पॉइंट ढूंढ लिया सच दैट देयर इज नो करंट टू गैल्वेनोमीटर। लेकिन भले ही गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, लेकिन ये तो एक कंडक्टिंग लूप, मतलब ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे तो करंट सर्कुलेट होगा। करंट सर्कुलेट होने का मतलब क्या है कि अब जब मैं A और P डैश पॉइंट के अक्रॉस मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूं, तो मुझे अब E1 नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि EMF ऑफ द सेल अभी यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? टू सर्कुलेट करंट I इन द लूप। तो करंट अभी सर्कुलेट करने के लिए बैटरी का एनर्जी स्पेंड हो रहा है। मतलब मेरे पास अगर 10 वोल्ट का बैटरी था, तो अभी A और P डैश पे जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूंगा तो मुझे 10 तो नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, क्योंकि सम अमाउंट इज स्पेंड इन सर्कुलेटिंग करंट। मे बी 9 मिल जाए, हो सकता है। और आपको अगर याद होगा बेसिक्स, मैंने 11 में भी बताया था, मैंने 12th जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, मैंने तभी भी बताया था आपको, आई हैव टोल्ड यू सर्टेन बेसिक्स, एंड दैट वाज, आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज ईएमएफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ईएमएफ जो होता है वो बेसिकली, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सेल, इट इज अ टोटल एनर्जी। अब जब हमको उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना होता है, तो हम सेल को किसी एक सर्किट में लगाएंगे। तो पहले तो वो एनर्जी खुद के रेजिस्टेंस, सेल के खुद के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज होगा। जितना यूज हो गया वो साइड में, बाकी जो बच गया वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब सिर्फ ये एक की K1 क्लोज करने से क्या हुआ कि यहाँ पे एक करंट सर्कुलेट हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे एक करंट सर्कुलेट हो रहा है, तो अब AP डैश के अक्रॉस E1 नहीं अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी E1 का यूज हो गया टू सर्कुलेट करंट। मतलब अब क्या अपीयर होगा? दैट इज नथिंग बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू principle of potentiometer, you will get VAP dash across A and P point, and this will be equal to terminal potential difference V of the cell, which is proportional to L2, right? तो डिफरेंस इतना ही है। जबकि K1 को आपने ओपन रखा था, तो कैपिटल R वेरिएबल रजिस्टर इस सर्किट में नहीं था। फिर आपने गैल्वेनोमीटर को अलग अलग, मतलब वो गैल्वेनोमीटर का जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक नल पॉइंट ढूंढना था। वो नल पॉइंट आपको जब मिला, तब इसका मतलब था कि E1 EMF ऑफ द सेल E1 इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो वो पूरा का पूरा A और P के अक्रॉस अपीयर हो गया। लेकिन जैसे ही आपने की K1 को क्लोज किया, फिर आपने वापस एक नल पॉइंट ढूंढा, सो दैट देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, लेकिन एक तो कंडक्टिंग लूप बन गया वहां पे, तो वो जो E1 सेल है वो अब उस लूप में करंट सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। मतलब E1 का कुछ एनर्जी स्पेंड हो गया टू सर्कुलेट करंट। इसका मतलब जो बचा हुआ एनर्जी है दैट विल अपीयर अक्रॉस AP डैश, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड बाय
principle of potentiometer, that terminal potential difference is proportional to the balancing length L2. Null point जहाँ पे मिला वो length L2. Equation number 2. Now if you divide equation 1 and 2, so you will get E1 by V equal to L1 by L2. Equation number 3. But do not forget कि हमारा जॉब क्या था, हमको करना क्या है, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल फाइंड करना है. और क्यों फाइंड करना है इस मेथड से? जैसे मैंने बताया, मैं किसी भी सेल के अंदर जाके उसका रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर सकता. वी कैन नॉट डू दैट. हमको एक इनडायरेक्ट मेथड चाहिए. अब तक तो पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी, इफ यू सी, पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर अपीयर ही नहीं हुआ है अभी तक. तो अभी उसको लाते हैं इक्वेशन में. तो लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस अपर लूप. जो ऊपर का जो लूप मैंने बताया है उस पर फोकस करते हैं. सो व्हेन यू लुक हियर, you have external resistance, variable resistance R, you have a key here, you have a cell E1 here, you have internal resistance small r of the cell. तो यहाँ पे ये आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस R है, आपके पास ये की K1 है, आपके पास यहाँ पे एक सेल है that is E1 जो एक करंट I सर्कुलेट कर रहा था. Then you have this internal resistance small r. This small r is resistance of the cell, hence it is to be shown with the help of rectangular bracket like this. Now if you apply Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's loop law to this loop, आपकी convenience के लिए मैं नाम दे देता हूँ, loop को जरूरत नहीं थी, but I will just give it A B C D A. तो if I consider this loop A B C D A, मैं बाद में ये नहीं लूप नहीं लिखने वाला हूँ, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको. तो जब आप A से B ट्रेस करोगे तो there is no resistance, there is no drop, nothing. When you are tracing from B to C, you are going in the direction of conventional current and this drop of potential because there is resistance, तो minus आया. माइनस क्यों आया? बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन. जब आप करंट के डायरेक्शन में ट्रेस करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव, ये बताना चाहिए. फिर जब आप C से D आए तो देयर इज नो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, नथिंग एट ऑल. फिर जब आप D से A की तरफ जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज माइनस I इनटू स्मॉल r. फिर जब आप E1 पे आ गए तो आप सेल को नेगेटिव से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हो, तो प्लस E1 इक्वल टू 0 ऐसा आएगा आपके पास. Therefore you will have E1 equal to IR plus R, equation number 4. This is equation number 4, right? Now from Ohm's law we know that, from Ohm's law हमको पता है कि terminal potential difference V क्या होता है, it is I into R. If I want to measure what is the potential difference across this external resistance, इस external resistance के across potential difference क्या है? V है, terminal potential difference है, right? So equation number 4. तो अब जब आप 3 और 4 को डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा E1 by V equal to, E1 क्या था? I कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन I इंटू कैपिटल R, I कैंसिल, तो ये आपको मिल गया E1 by V इक्वल टू R प्लस R इंटू स्मॉल कैपिटल R. इक्वेशन नंबर 5. अब अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और 5 पे ध्यान दोगे, सॉरी 6 पे ध्यान दोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 इज ओवर हियर. तो अगर आप इक्वेशन 3 और 6 पे देखोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए. Therefore R plus R by capital R is L1 by L2. So you will have R by R plus small r by capital R equal to L1 by L2. So you will get 1 minus 1 plus, if I'm not wrong, 1 plus small r by capital R equal to L1 by L2, and therefore you will get small r by capital R equal to L1 by L2 minus 1, and therefore you will have small r by capital R equal to L1 by L2 minus 1, मतलब L1 minus L2 by L2. So therefore you will have small r equal to capital R L1 minus L2 by L2. This is
how you find out internal resistance small r of the cell. तो देखो अब the whole idea was कि आप लोगों को इक्वेशन ऐसा चाहिए होता है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको स्मॉल r फाइंड करना है। तो इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स हमको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो वो वेरिएबल है, तो हम ही सेट करने वाले हैं, हमको तो पता होगा ना कि मैंने 10 ओम रखा है कि 100 ओम रखा है कि 20 ओम रखा है। देन इफ यू रिमेंबर, ये लेंथ तो हमेशा मेजरेबल होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पोटेंशियोमीटर वायर के जो नीचे एक स्केल माउंटेड होता है, आप L1 L2 फाइंड कर सकते हो, तो यू कैन फाइंड आउट L1 L2। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो दिस इज अ मेथड विच इज वेरी गुड, क्योंकि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो आई विल रिपीट दिस अगेन, आई विल रिपीट ऑल दिस प्रोसेस अगेन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस प्रोसेस, क्योंकि ये रियली इंटरेस्टिंग एंड इजी ऑल्सो। सो तो एज आई टोल्ड यू, हमने जब यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर देखना स्टार्ट किया, तो जो नीचे का सर्किट है, टू बी स्पेसिफिक, ये जो है इतना पार्ट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर है, वो रहेगा, सिर्फ चेंज होता है यहाँ पे। सो दिस इज द पार्ट विच यू नीड टू ऑलवेज फोकस एंड ऑलवेज रिमेंबर। तो हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सेल E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसको हम पैरेलल में एक वेरिएबल रजिस्टर R लगा रहे हैं थ्रू अ की K1, राइट। नाउ इन द फर्स्ट केस, इनिशियली हम लोग क्या करने वाले हैं, इनिशियली हम की जो K1 है इसको हम ओपन रखेंगे। K1 की को ओपन रखने का मतलब होता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल रजिस्टर R को सर्किट से बाहर करना। इट इज नॉट इन द सर्किट। जब ये सर्किट में नहीं है, तो करंट, गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट अगर मिल रहा होगा, तो फिर आपको ऐसा एक P पॉइंट ढूंढना है बाय टचिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर पे अलग अलग पॉइंट पे उस जॉकी के पॉइंटर को टच करके आपको नल पॉइंट ढूंढना है, और नल पॉइंट आपको मिल जाएगा, लेट अस से P पॉइंट। फिर लेंथ ऑफ AP को L1 बोल दो, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब E1 सेल का एनर्जी स्पेंड नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, EMF E1 appearing across point A and P is proportional to length of the wire AP. This is what you should know, equation number 1, right? इतना आपको पता होना चाहिए। Now, ये आपका यहाँ पे केस 1 खत्म। अब केस 2 में आप क्या कर रहे हो, केस 2 में आप K1 को क्लोज कर रहे हो। तो आप जब इस K1 की को इंसर्ट करोगे, क्लोज करोगे, तो व्हाट हैपेंस इज, फिर से आप पॉइंटर को अलग अलग पॉइंट पे टच करके नल पॉइंट निकाल लोगे। फिर आप बोलोगे लेंथ ऑफ AP डैश इज इक्वल टू L2। ये प्रोसेस तो हर एक जगह पे रहने ही वाला है, राइट। 2 बार आपको नल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो नल पॉइंट मिल गया। लेकिन अब AP डैश के अक्रॉस जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूं, तो मुझे E1 नहीं मिलने वाला, मुझे E1 से कम मिलेगा, मुझे V मिलेगा which is less than E1. Why I am getting less potential difference between AP dash? Because as soon as आपने की K1 को क्लोज किया, तो रेजिस्टेंस R ये सर्किट के अंदर आ गया, तो ये एक लूप बन गया, कंडक्टिंग लूप बन गया, और E1 ने एक करंट यहाँ पे सर्कुलेट कर दिया I, मतलब वो करंट तो अपने आप सर्कुलेट होगा नहीं। तो you should know this, that there will be energy which is spent in circulating the current in the loop। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसका मतलब अब जितना एनर्जी करंट सर्कुलेट करने को यूज हुआ है, वो छोड़ के बाकी कब एज अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा,
across AP dash. So that is called as terminal potential difference. So therefore, you will be getting VAP dash, which is equal to V, okay, that is proportional to L2 इक्वेशन नंबर 2. तो आप इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा L1 by L2 इक्वल टू E1 by V, इक्वेशन नंबर 3. करेक्ट. अब आगे हमने क्या किया था, आगे हमने सिर्फ इतने से लूप पे फोकस किया था. तो वी जस्ट वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस लूप नाउ. तो इस लूप पे अगर आप किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करोगे, इफ यू अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ यू विल गेट माइनस IR. मैंने बताया ये कैसे आता है. डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव. माइनस IR माइनस नहीं प्लस E1 इज इक्वल टू 0. मतलब आपको मिल जाएगा E1 इक्वल टू IR प्लस स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 4. Similarly, from Ohm's law, terminal potential difference V is equal to IR आता है, equation number 5. So when you divide equation 4 and 5, you get E1 by V equal to IR plus R upon IR. तो ये और ये cancel हो गया, आपको मिल गया E1 by V equal to R plus R by capital R. Right? This is equation number, let us say 6. तो हमारे पास इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. therefore you will have R plus R by capital R equal to L1 by L2. So therefore you will have 1 plus R by R equal to L1 by L2. Therefore you will have R by capital R equal to L1 by L2 minus 1. And therefore you can just simplify and you get L1 minus L2 by L2. Therefore small r internal resistance is capital R, which is variable resistance. वो हमको पता है क्योंकि हमने ही यूज किया है, हमने ही सेट किया है, तो हमको पता होगा ही. So this is capital R L1 minus L2 by L2. This is how you are supposed to find out internal resistance of the circuit. So it is as simple as that. So इतना simple सा topic है ये. So there is nothing much in this topic. There is not a lot here. बहुत simple है. तो what we will do is हम लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे और मैं लिख के देने का तरीका एकदम सिंपल रखने वाला हूं, सो दैट यू कैन आल्सो बी लिटिल कंफर्टेबल विद द वे ऑफ राइटिंग. ओके, ओके, सो let us put it point by point. I am going to keep it very clean and compact way of writing. So I also want you to follow these steps. So otherwise I could have directly given you notes or ho jata, but you need to follow some steps because this is what will help you in exams. So what I want is, सबसे पहले ये जो हमने फिगर यहाँ पे दिखाई है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो पहले से स्पेसिफाई कर दो. लेट क्या है हमारे पास, ई क्या है, बैटरी है. तो लेट ई इज बैटरी ऑफ EMF कैपिटल E. ये जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है वो. उसके बाद E1 क्या था, E1 था सेल. ओके, उसके बाद K और K1 क्या है, ये दो कीज है, ये कीज है. G क्या है, G है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर. ओके, उसके बाद P और P डैश हमारे पास नल पॉइंट्स थे, तो नल पॉइंट्स थे. तो ऐसा करने से क्या होता है कि अगर आप एग्जाम में कहीं थ्योरी लिखते वक्त स्पेसिफाई करना भूल भी गए तो योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखा है. R क्या है, R ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोल सकते हो. तो रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर वेरिएबल रजिस्टर एक ही चीज है, तो दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स. ओके, तो स्मॉल r क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1, internal resistance of cell E1. Okay, what is AB? AB is potentiometer wire, it is potentiometer wire.
ओके एंड ऑफ कोर्स लास्ट थिंग RH इज रियोस्टैट. ये आप नहीं भी मेंशन करोगे तो इट्स ओके बिकॉज एज आई टोल्ड यू इसके बारे में हम नॉर्मली बात ही नहीं कर रहे हैं कि इसका रोल क्या है. सो दैट इज ओके इफ यू वांट टू स्किप इट. ओके so now I will just keep this figure as a reference for you while noting down things because this is how you are supposed to do. तो एग्जाम में भी आपको एग्जैक्टली यही लाइंस पे नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि जैसे बुक में लिखा है वैसे कि वैसे मुझे लाइन टू लाइन चाहिए. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव यू अंडरस्टूड. इफ यस तो हाउ टू राइट डाउन यू शुड नो. तो कैसे लिखोगे? इजी है. तो एक्सप्लेन करो. पोटेंशियोमीटर वायर आपने कनेक्ट किया है, किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है वो समझा दो. तो पोटेंशियोमीटर वायर, the potentiometer wire AB is connected across a battery, is connected across a battery of EMF E through a key K and a rheostat RH in series. Okay, so of course it is all shown in figure, right? अब हमको क्या करना है, हमको जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना है उसको कैसे कनेक्ट किया वो बताना पड़ेगा आपको. तो यू हैव टू एक्सप्लेन. तो आपको बोलना पड़ेगा द सेल ऑफ EMF E1 whose internal resistance R is to be determined is connected with its positive terminal at end या फिर positive terminal to end A. As you can see ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है E1 सेल का ये A पॉइंट को कनेक्टेड है. इट इज कनेक्टेड टू A पॉइंट. सो टू एंड A. दिस इज व्हाट यू नीड टू स्पेसिफाई. ओके राइट. और A एंड पे बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. तो टू एंड A where positive terminal of the battery is also connected, where positive terminal of the battery E is also connected. The battery E is also connected. तो इतना आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब नेगेटिव टर्मिनल is connected to galvanometer and then to a jockey. ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Now I have to remove this diagram because we need space to write down things. तो एक्सप्लेन करो. You will have to say the negative terminal of the battery, E is connected to the jockey through galvanometer. राइट जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही कनेक्टेड था वो. सो दिस इज व्हाट यू शुड राइट डाउन. ओके सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. इतना आपको पता होना चाहिए. फिर रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में बोल दो. और रेजिस्टेंस बॉक्स विच इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस बेसिकली. और रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल R and key
K1 are connected in parallel, to the cell, parallel with the cell E1. Okay, of course as I told you, यहाँ पे E जो है ये हमेशा greater than E1 होना चाहिए. E should be greater than E1. Okay, now you have to talk about cases. First, case 1 में हमने क्या किया था? Initially we have kept K1 as open. Initially, if you remember, key K1 is kept open. की K तो हमेशा क्लोज रहने ही वाला है, तो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा. ओके, राइट, तो ये ओपन है. सो बाय प्लेसिंग द जॉकी at various points या फिर at different points of wire AB, a null point P is obtained. Okay, right? Let length of AP is equal to L1, right? As no current flows through galvanometer, मतलब through the cell E1, the potential difference across wire AP is equal to the potential difference across wire AP of length L1 is equal to EMF E1 of the cell. Okay, therefore by principle of potentiometer, you have VAP, which is equal to E1, that is proportional to L1, equation number 1. ये तो बहुत इजी सा टास्क था. अब केस 2 में आप बोलोगे कि अब हम लोग की को क्लोज कर देंगे. नाउ की K1 is closed. Okay, right? And by touching jockey at different points on the wire AB, वापस से एक नल पॉइंट आप ढूंढ लोगे. A null point P dash is obtained. Let length AP dash equal to L2. ओके, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो नहीं होगा, बट एज यू नो कि वो जो लूप है उसमें वो करंट सर्कुलेट होने वाला है I, so that is why there is an issue here now. So anyways, so as current flows in the loop, flows through the cell, as current flows
flows through the cell even in the loop. Okay, so this is important. Potential difference across AP dash is equal to terminal potential difference. The potential difference across AP dash is terminal potential difference. Therefore, VAP dash is equal to V proportional to L2 equation number 2. We are not writing much details about it. वो तो सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए. Therefore, when you divide equation 1 and 2, so dividing equation 1 and 2, you will get dividing equation 1 and 2, we get, you will have E1 by V equal to L1 by L2, equation number 3, right? अब मान लेते हैं कि लूप में करंट I है. Let I be the current in the closed circuit. Current in the loop formed by resistance R, small r, वो internal resistance small r and E1. Okay, applying Kirchhoff's voltage law, we get, अभी वो मैं डिटेल नहीं बताने वाला हूं आपको कि हमने ट्रेस किया, हमने ऐसा किया, हमको ये मिला, हमको वो मिला. मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं माइनस आई आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू E1 प्लस E1 equal to 0. Therefore, E1 is equal to I times of R plus R, equation number 4. Also, from Ohm's law, terminal potential difference across R is V is equal to IR, equation number 5. Again, you have to divide equation 4 by 5. You will get easy. E1 by V equal to I R plus small r upon I R. तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा R plus R by capital R, equation number 6. So from 5 and 6, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए. यू विल गेट R plus R by capital R equal to L1 by L2. तो you will have 1 plus small r by capital R equal to L1 by L2. So you will have small r by capital R equal to L1 by L2 minus 1. And therefore, you will have small r equal to L1 minus L2 by L2. So this equation number 7 gives you what is the internal resistance of the cell in terms of external resistance, variable resistance R and length. तो ऐसा आपको मिलने वाला है internal resistance of the cell. So therefore, equation 7 gives internal resistance of the cell. Done. That's it. Let's move to a question. We want to solve one question related to what we just learned. In an experiment to determine the internal resistance of a cell of EMF, cell का EMF मतलब E1 आपको दिया है, okay, 1.5 volt. तो सबसे पहले it is important for you to identify what parameters are given to you, okay? तो आपको क्या दिया है वो पहले पता कर लो. The balance point in the open cell condition, open cell condition मतलब जब K1 की को ओपन रखा था तब जो बैलेंसिंग लाइन मिला था जिसको हमने L1 बोला है. याद रखो, ये सब याद रखने वाला है चीजें है. L1 कब बोला था? जब आपने जब
इस की को ओपन रखा था तो बैलेंसिंग लेंथ को आपने L1 बोला था, तो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो L1 आपको दिया है 76.3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे इंटेंशनली SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेंथ को समझेगा क्यों नहीं कर रहा हूँ इन अ व्हाइल। ओके, व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब कैपिटल R बता दिया आपको 9.5 ओम। ओके राइट, द सेल द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8, मतलब जब मैंने की क्लोज कर दिया उस केस में बैलेंस पॉइंट कितना मिला, बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला, 64.8। ओके, और आपको डिटरमाइन करना है, यू सपोज टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं एक बार क्वेश्चन वापस आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ और साथ में मैं वो डायग्राम भी दिखा देता हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। ऐसा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, तो इसका EMF आपको दे के रखा है 1.5 वोल्ट। द बैलेंस पॉइंट इन ओपन सेल कंडीशन, मतलब जब आपने इसको यहाँ पे की को ओपन रखा है तब जो बैलेंसिंग लेंथ मिला, मतलब A से P पॉइंट तक का लेंथ जिसको आपने L1 बोला था, दैट इज 76.3। When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, external circuit of the cell, मतलब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है that is 9.5 ohm, of course you connect resistance by closing the key, नहीं तो वो की को ओपन रख दिया रजिस्टर लगा दिया, मतलब ही नहीं बनता उसका। तो बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट टू 64.8, मतलब L2 न्यू बैलेंसिंग लेंथ, मतलब A से P डैश का डिस्टेंस है L2, इतना आपको दिया है और आपको पूछा है व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू नो, इतना आपको दिया है, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला वी हैव जस्ट डिराइव्ड थ्राइस, 3 टाइम डिराइव कर चुके हैं हम लोग, कैपिटल R L1 माइनस L2 बाई L2। अभी ये फॉर्मूला तो भूलना नहीं चाहिए, नींद में भी आना चाहिए ये फॉर्मूला, बिकॉज वी हैव जस्ट डिराइव्ड थ्राइस। ओके, तो इट इज स्ट्रेट अवे एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, खत्म। 9.5 is capital R, this is 76.3 minus 64.8 upon 64.8, that's all you are supposed to do। ये कैलकुलेशंस आप कर लो, मैंने करके रखा है ये, तो this is going to be equal to 1.68 ohm roughly, so this is 1.68 ohm internal resistance of the cell, right? So this is how you're supposed to solve this question. So that's it for today. We'll continue with more in the next session.